मॉडल समझना है आपने कंडक्टर का। मैक्रोस्कोपिक मॉडल में हम कंडक्टर को कैसे इमेजिन करेंगे। तो कंडक्टर को आपने एक सॉलिड बॉडी ऑफ कंटिन्यूअस पॉजिटिव चार्ज ऐसे विजुलाइज करना है फिलहाल, ठीक है। यस। कंटिन्यूस मतलब कि ऑलमोस्ट पूरी बॉडी में कंटिन्यूसली सारी बॉडी में पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है और एम्प्टी स्पेसेस के बारे में नहीं सोचना है। नॉर्मली तो अगर बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके देखोगे तो आपको बॉन्डिंग दिखाई देगी और आपको इंटरस्टिशियल वॉइड्स दिखाई देंगे, है ना। लेकिन अगर मैक्रोस्कोपिक लेवल पे कंडक्टर को विजुलाइज करेंगे तो हमें कंडक्टर को ऐसे इमेजिन करना है कि एक सॉलिड बॉडी है और उस पूरी की पूरी सॉलिड बॉडी में कंटिन्यूसली पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है, सुपर इम्पोज विद ए फ्लूइड ऑफ नेगेटिव चार्ज। ये फ्लूइड वर्ड इंपॉर्टेंट है। फ्लूइड से दो चीजें समझ में आती हैं, एक एबिलिटी टू फ्लो, दूसरा कंटिन्यूटी भी, ठीक है। तो जो ठीक। नेगेटिव चार्ज है एक्चुअली उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इतनी ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं कि हम उसको पूरा का पूरा एक समुंदर मान के चलते हैं इलेक्ट्रॉन्स का, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो व्हेन आई यूज द टर्म सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो सी का मतलब समझते हो, एक लार्ज फ्लूइड बॉडी है, ठीक है। लेकिन अब फ्लूइड के अंदर हाथ तो डाल सकते हो ना आप, यस तो सर। फ्लेक्सिबिलिटी है। तो वो जो फ्लूइड के अंदर आप हाथ डाल सकते हो तो फ्लूइड के अंदर सारे में पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट है, लेकिन वो पॉजिटिव चार्ज जो वो सॉलिड की तरह बिहेव करेगा और जो नेगेटिव चार्ज है वो आपका फ्लूइड की तरह बिहेव करेगा। अच्छा। इसको तो ऐसे भी इमेजिन कर सकती है कि कंडक्टर जो है वो एक कंटेनर है, पॉजिटिव चार्ज का बना हुआ कंटेनर है। मतलब उस कंटेनर की जो वॉल्स हैं या फिर उस कंटेनर में जैसे केज लाइक स्ट्रक्चर मान ले, एक पिंजरा, ठीक है। तो कंडक्टर जो है वो एक ऐसे करके केज लाइक स्ट्रक्चर है, जंगला बना हुआ पूरे में, मतलब ग्रिल्स लगी हुई हैं। और मतलब ग्रिल इसलिए बोल रहा हूँ कि नॉर्मल कंटेनर तुम विजुलाइज करते हो तो अंदर खाली जगह दिखती है। यस सर। मैं यहाँ पे तुम्हें खाली जगह नहीं दिखाना चाहता, मैं तुम्हें यहाँ पे बीच बीच में ऑब्स्ट्रक्शंस दिखाना चाहता हूँ। जैसे जैसे जंगल हो गया और जंगल में पेड़ लगे हुए हैं, तो जंगल में जो पेड़ लगे हुए हैं वो तुम्हारा सॉलिड पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट हो गए, और जो उसके अंदर जानवर मूव कर सकते हैं वो तुम्हारा नेगेटिव चार्ज हो गया, ओके सर। ठीक है। और ये पूरा घना जंगल है, मतलब कि अगर आप मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो आपको कोई खाली जगह नहीं दिख रही, और उस घने जंगल में एनिमल्स भी पूरे भरे हुए हैं, ओके सर। पूरे भरे हुए, मतलब कोई खाली स्पेस नहीं है। तो इट इज समथिंग लाइक यू कैन इमेजिन देयर इज अ सॉलिड बॉडी ऑफ कंटिन्यूअस पॉजिटिव चार्ज, इट इज सुपर इम्पोज विद द फ्लूइड ऑफ नेगेटिव चार्ज। मैं इसको ऐसे ही ट्रीट करता हूँ कि मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें जो सॉलिड पोर्शंस हैं वो पॉजिटिव का बना हुआ है और उसके अंदर जो लिक्विड भरा है वो नेकेड है और वो लिक्विड फ्लो कर सकता है उसके अंदर। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज सिमिलर टू फ्लूइड स्टैटिक्स। तो जैसे फ्लूइड स्टैटिक में हम बात करते हैं कि अगर हमारा जो फ्लूइड है वो कंटेनर के रिलेटिव मूव नहीं कर रहा तो हम उसको फ्लूइड स्टैटिक की कंडीशन मान के चलते हैं, और कंटेनर प्लस फ्लूइड पूरा मिलके एज ए होल एक्सेलरेट कर रहा हो सकता है, लेकिन कंटेनर के रिलेटिव फ्लूइड का मोशन नहीं होता। जैसे ये कंटेनर है, इसमें पानी भर दिया और इसको जमीन पे रखा हुआ है, एक केस। एक दूसरा केस ले लेते हैं कि भैया ये कंटेनर है, पूरा पानी से भरा हुआ है, ढक्कन बंदा ऊपर से, और ये कंटेनर ए एक्सिलरेशन से आगे चल रहा है। इसमें भी तो हम फ्लूइड स्टैटिक की कंडीशन लगा देते हैं, लेकिन कंटेनर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाके लगाते हैं। समझ आ रही है यस। बात। यस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज सिमिलर टू फ्लूइड स्टैटिक्स, और यहाँ पे हम
ये मान के चलेंगे कि ये जो हमारा नेगेटिवली चार्ज्ड फ्लूइड है, ये इक्विलिब्रियम में है विद रिस्पेक्ट टू द कंटेनर। कंटेनर मतलब कंडक्टर। हम्म, और इसी को लॉजिक मानते हुए सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बेसिक यही है, जैसे हाइड्रोस्टैटिक्स में या फ्लूइड स्टैटिक्स में हमारा बेसिक क्या होता है, कंटेनर के रिलेटिव फ्लूइड इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। उसके बाद हम उसका एफबीडी बनाते रहते हैं और उसके अंदर प्रेशर की वेरिएशन वगैरह सब निकालते रहते हैं। इस मॉडल के साथ चलेंगे हम, ठीक। यस सर। अब जैसे आपके पास एक कंटेनर है, मान लो ग्रेविटी फ्री स्पेस है, तो इस कंटेनर के अंदर तुम्हारा फ्लूइड भरा हुआ है और ग्रेविटी फ्री स्पेस है, तो इस फ्लूइड में कोई प्रेशर ग्रेडियंट नहीं होगा। अगर ग्रेविटी होती है तो एक प्रेशर ग्रेडियंट होता है वर्टिकल डायरेक्शन में, नीचे प्रेशर ज्यादा होता है, ऊपर प्रेशर कम होता है। क्यों यस। होता है? तो उसको कैसे जस्टिफाई करते हो? तो आप बोलते हो कि अगर मैं एक लेयर ले लूं यहाँ पे फ्लूइड की, इस लेयर के ऊपर नीचे से प्रेशर लग रहा होगा पी, ऊपर से लग रहा होगा पी प्लस डी पी, और हम्म, इसके और इस पे एक नीचे की तरफ लग रहा होगा डीएम इंटू जी, और हम लिखेंगे पी प्लस डी पी इंटू ए प्लस डीएम इंटू जी इज इक्वल टू पी। पीडी, पीएडी। यस सर। तो यहाँ से मेरे पास डीपी की वैल्यू माइनस डीएम बाई ए जी आ जाती है, और डीएम को रो इंटू ए इंटू डी वाई लिख देते हैं इंटू जी बाई ए। तो यहाँ से मेरे पास डीपी की वैल्यू माइनस रो जी डी वाई आ जाती है ना। यस सर। तो इसमें ये ग्रेविटी की वजह से, अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो प्रेशर ग्रेडियंट होगा ही नहीं, ना वर्टिकल में होगा ना हॉरिजॉन्टल में होगा। हाँ। ऐसे ही अगर एक कंटेनर है, नॉर्मली हम कंटेनर में जो फ्लूइड लेते हैं इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, तो हम ग्रेविटी का इफेक्ट इग्नोर कर देते हैं। हम्म, अगर मैंने ग्रेविटी का इफेक्ट इग्नोर कर दिया तो एक कंटेनर मेरे पास है, कंटेनर मतलब एक कंडक्टर है मेरे पास। इस कंडक्टर को इमेजिन कर सकते हो कि एक सॉलिड पॉजिटिव चार्ज का बना हुआ ऑब्जेक्ट है, और उस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, मैं ये हटा रहा हूँ लाइन है, ये पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट कर रही थी, इनको नहीं देख रहे हम। और उस पॉजिटिव चार्ज के अंदर एक नेगेटिव चार्ज का फ्लूइड भरा हुआ है। हम्म, ठीक है, अब ये जो नेगेटिव चार्ज का फ्लूइड भरा हुआ है, तो अगर कोई ग्रेविटी नहीं है यस सर। तो किसी भी इंडिविजुअल डीएम एलिमेंट पे, अब ये डीएम एलिमेंट को आप एक इलेक्ट्रॉन भी ट्रीट कर सकते हो, या फिर एक छोटी सी डिफरेंशियल वॉल्यूम ट्रीट कर सकते हो जिसमें ऑब्वियसली ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे, वो तो डीएम के साइज पे होता है। तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे सोचेंगे तो हम एक छोटी सी डिफरेंशियल वॉल्यूम ले रहे हैं जिसका मास डीएम है, और उस डीएम को मैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिप्लेस कर सकता हूँ, भी एक एलिमेंट्री पार्टिकल ले लिया। अब ये यहाँ पे कंटेनर के अंदर इक्विलिब्रियम में है। अब सर यहाँ तो पे, हमने डीएम वो मैक्रोस्कोपिक वाला ही लिया है। हाँ, मैक्रोस्कोपिक वाले लेवल पे एक डीएम एलिमेंट ले लिया, तो वो इक्विलिब्रियम में है वहां पे। ठीक है। अब तुम इसको समझ, मैं मैक्रोस्कोपिक क्यों बोल रहा हूँ इसको, क्योंकि अगर मैं इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन के ऊपर जाके फोकस करूंगा ना, तो वो स्टेशनरी नहीं होगा, वो थर्मल वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा हम्म, उधर। और बट उसकी एवरेज वेलोसिटी जीरो होगी। जैसे एक कंटेनर में गैस भरी हुई होती है, तो ओवरऑल तो गैस कहीं नहीं जा रही। एक हाँ। कंटेनर है और इस कंटेनर में गैस भरी हुई है, तो इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन, इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल रैंडमली मूव कर रहे होंगे इधर उधर। यस सर। लेकिन अगर मैं एक डिफरेंशियल वॉल्यूम बना लूं, तो उस हम्म, डिफरेंशियल वॉल्यूम के अंदर ऑन एन एवरेज जितने मॉलिक्यूल्स एनक्लोज हो रहे हैं वो उतना ही रहेंगे, वो चेंज थोड़ा कर जाएंगे। हाँ। वॉल्यूम कंट्रोल जो लेते थे वहां पे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर मेरे पास एक कंटेनर है, उसमें गैस है, और उसमें हम्म, मैंने एक डिफरेंशियल वॉल्यूम ले ली, देन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एनक्लोज्ड इन दैट डिफरेंशियल वॉल्यूम विल नॉट चेंज। हम्म, आइडेंटिटी बदलती रहेगी उनकी, कौन उसके अंदर है कौन उसके बाहर है, नंबर नहीं बदलती बदलेंगे। रहेगी।
हाँ, लेकिन नंबर नहीं बदलेगा उसका, है ना। तो यस मैं, सर। अगर मैं इस चीज पे फोकस ना करूं कि भैया कौन है इसके अंदर, जैसा मैंने फ्लूइड में तेरे को पढ़ाया था फ्लूइड डायनेमिक्स में, कि हम पार्टिकल्स को चेंज नहीं करते, हम वॉल्यूम को चेंज करते हैं, कि भैया एक यस। वॉल्यूम के ऊपर फोकस करेंगे हम्म। हम इंडिविजुअल पार्टिकल्स के पीछे नहीं भागते। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑन एन एवरेज इस डिफरेंशियल वॉल्यूम के अंदर जो अमाउंट ऑफ गैस है वो यही है, वो कहीं नहीं जा रहा, और ये कह सकता हूँ कि वो इक्विलिब्रियम में है। ठीक है। सिमिलरली अगर इस कंटेनर के अंदर यानी इस कंडक्टर के अंदर नेगेटिव चार्ज का फ्लूइड भरा हुआ है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात हो रही है, तो मतलब सब कुछ इक्विलिब्रियम में है। तो इसके हम्म। अंदर कोई भी आप एक डिफरेंशियल वॉल्यूम लोगे, तो उस डिफरेंशियल वॉल्यूम के अंदर जितना नेगेटिव फ्लूइड हमारा चार्ज का फ्लूइड इंक्लोज हो रहा है वो वही है, वो कहीं नहीं जा रहा, वो इक्विलिब्रियम में है। ठीक है। तो अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो उस पर लगने वाली नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए। ठीक है, यस सर। ये एक की आइडिया है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कंडक्टर के अंदर कोई भी आप एक डिफरेंशियल वॉल्यूम बनाओगे, उस डिफरेंशियल वॉल्यूम के इक्विलिब्रियम के लिए उस डिफरेंशियल वॉल्यूम पे लगने वाली नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए। ठीक है सर। बस ये की आइडिया है जिस पूरे के पूरे कंडक्टर में अपने को यूज करना है, कि अगर एक कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में है तो उस कंडक्टर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाकर अगर आप उसमें कोई भी एक डिफरेंशियल वॉल्यूम चूज करेंगे, तो उस डिफरेंशियल वॉल्यूम के अंदर जो चार्ज इंक्लूज हो रहा होगा नेगेटिवली चार्ज फ्लूइड, वो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, यानी उस पे लगने वाली नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए। हम्म। हमारा की पॉइंट हमेशा यही रहेगा, ये जो मैंने ग्रे से शेड कर दिया, इस ग्रे शेडेड रीजन को मैं बोल रहा हूँ कंडक्टिंग स्पेस। ठीक है। ठीक है, तो इस कंडक्टिंग स्पेस के अंदर, इस कंडक्टिंग स्पेस के अंदर अगर मैं कोई भी एक डिफरेंशियल वॉल्यूम बनाऊं, तो इस डिफरेंशियल वॉल्यूम पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगनी चाहिए, यानी कि इसका नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। ठीक। ठीक है सर। अब एक एग्जांपल लेते हैं इस चीज का। सपोज मेरे पास एक कंडक्टिंग बार है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए मान लेते हैं, लेंथ एल मान लेते हैं, और कंडक्टिंग बार है। अब जब हम कंडक्टिंग बार बोलते हैं ना, तो बस अच्छा कंडक्टर है, दैट्स इट। वो कॉपर भी हो सकता है, एल्यूमिनियम भी हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है, सिल्वर भी हो सकता है। एज लॉन्ग एज इट इज अ कंडक्टर, तो मेरे को ये सोचने की जरूरत नहीं है कि वो बहुत अच्छा कंडक्टर है या थोड़ा सा खराब कंडक्टर है। कंडक्टर है तो कंडक्टर है, दैट्स इट, मेटालिक कंडक्टर है बस। हम्म। मान लो ग्रेविटी फ्री स्पेस है, लिखा नहीं होगा बाय डिफॉल्ट, अगर ग्रेविटी दे रखी होगी तो तूने सोचना है कि ग्रेविटी का इफेक्ट लेना, अदरवाइज मतलब चाहे जमीन पे भी रख दिया हो, अगर हम्म। ग्रेविटी की वैल्यू नहीं दे रखी तो आपने सोचना नहीं है ग्रेविटी के बारे में। ओके सर। और इसको मैंने राइट साइड में एक फोर्स लगाई राइट एंड पे, और इसको ए एक्सेलरेशन से आगे चलाना शुरू कर दिया। जैसे कंटेनर में करते थे ना, कंटेनर को हाँ। एक्सेलरेशन से आगे चला दे तो उसमें एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता था। यस सर। तो मैंने इस कंडक्टर को ए एक्सेलरेशन से आगे चलाना शुरू कर दिया। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या इफेक्ट आएगा उसकी वजह से। तो मैंने इस कंडक्टर को ए एक्सेलरेशन से आगे चलाना शुरू कर दिया। अब इस कंडक्टर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आ जाते हैं। इस कंडक्टर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर इसके अंदर कोई भी मैं कंडक्टिंग स्पेस में नेगेटिवली चार्ज फ्लूइड बॉडी लूं डिफरेंशियल, और उसका एफबीडी बनाऊं, तो उस पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही होंगी। तो पीछे की तरफ डीएमए लगेगा। हाँ, पीछे की तरफ एक डीएम इंटू ए फोर्स लगेगी, और तो वो पीछे की तरफ जाएगा।
और नहीं। दिख नहीं रही, हम्म। तो उसको पीछे जाना चाहिए। अगर वो फ्लूइड पीछे की तरफ मूव कर गया तो इस कंडक्टर के अंदर फ्लूइड जो है, नेगेटिव चार्ज फ्लूइड, वो पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी के रिलेटिव थोड़ा सा लेफ्ट में शिफ्ट कर गया। उससे राइट साइड से थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज अनकवर हो जाएगा यस सर। और लेफ्ट में थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज फालतू दिखने लग जाएगा। हाँ, तो पोलराइज जैसा हो रहा है। हाँ, तो इसको पोलराइजेशन कंडक्टर्स में नहीं बोलते, पोलराइजेशन वर्ड डाइलेक्ट्रिक्स में यूज करते हैं हम, ठीक है। तो इसे मतलब क्या? ठीक है, इंडक्शन हो गई काइंड ऑफ, है ना। इंडक्शन, हाँ। हाँ, इसको पोलराइजेशन नहीं बोलेंगे हम, ठीक। पोलराइजेशन थोड़ा सा डिफरेंट फिनोमेना होता है, बट ठीक है, मतलब है तो डाइपोल मूवमेंट तो डेवलप हो ही गई, तो बोलने को बोल सकते हैं पोलराइजेशन हो गई। तो ये कंडक्टर मेरा ए एक्सेलरेशन से आगे चला। अगर मैं इस पे कोई भी एक डिफरेंशियल वॉल्यूम लूं तो इस डिफरेंशियल वॉल्यूम पे एक पीछे की तरफ सूडो फोर्स लगनी शुरू हो गई, डीएम टाइम्स ए। और इसकी वजह से ये नेगेटिवली चार्ज फ्लूइड लेफ्ट में शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से राइट से थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज अनकवर हो जाएगा और लेफ्ट फेस पे अपने को नेगेटिव चार्ज दिखने लग जाएगा। यस सर। और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी ऐसे। हम्म। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, अब ये इस नेगेटिवली चार्ज्ड फ्लूइड बॉडी पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगी, डी क्यू इंटू ई। अच्छा। वेर ई इज द लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पोजिशन ऑफ दैट बॉडी, है ना। हम्म। अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, तो हुआ क्या होगा, जब मैंने इसको चलाना शुरू किया होगा तो मोमेंटरली एक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ होगा और बहुत ही जल्दी एक नई इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई होगी, जिसमें लेफ्ट फेस पे एक स्टैटिक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया होगा, राइट फेस पे एक स्टैटिक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया होगा। और अब ये जो इसके अंदर का फ्लूइड है वो एक नई इक्विलिब्रियम की स्टेट में आ चुका है। ओके सर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन जब अचीव हो गई, जो कि बहुत ही जल्दी हो जाती है, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आपको बस इतना बोला जाएगा कंडक्टर ये एक्सेलरेशन से आगे चल रहा है, बताओ कंडक्टर के अंदर क्या हो रहा है। तो आप कहेंगे भैया कंडक्टर के अंदर जो फ्लूइड है नेगेटिव चार्ज का, उस पर स्यूडो फोर्स लग रही है कंडक्टर के रिलेटिव डीएम में, बट नेट फोर्स तो जीरो होनी चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है। तो इसका मतलब वहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई होगी ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑन वन साइड। और एट इक्विलिब्रियम dq times E must be equal to dm times A। तो इससे मैं कैलकुलेट कर पाऊंगा कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर डेवलप हो गई होगी, ठीक है। ठीक है। और dm बाई डी क्यू जो आएगा वो तुम्हारा m बाई ई के बराबर आ जाएगा। dm अगर इस डिफरेंशियल अमाउंट के अंदर n इलेक्ट्रॉन्स थे तो nm ओवर n ई, ये मास और चार्ज की रेशियो हो गई है ना, dm बाई डी क्यू। अब ये स्मॉल m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यस सर। तो ए टाइम्स एम बाई ई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मैं एक, अब यहाँ पे मैं सबसे पहले इस एग्जांपल से इसलिए स्टार्ट करता हूँ क्योंकि यूजुअली मोस्ट कॉमनली हम ये याद करके चलते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। यस सर। और मैं तेरे को सबसे पहले एग्जांपल में ये पढ़ा रहा हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में कंडक्टर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई होगी ए टाइम्स एम बाई ई, हम्म। है ना। यस सर। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि नेट फील्ड जीरो होती है कंडक्टर की, ठीक है। अब यूजुअली क्या होता है, हम केवल और केवल चार्जेस का ही इफेक्ट लेके चलते हैं, इस वजह से अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहने से भी काम चल जाता है क्योंकि हम दूसरी तो कोई चीज लेते नहीं। हाँ, मतलब एक्सेलरेशन जो यहाँ पे डीएमए लग रहा है। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अदर देन इलेक्ट्रिकल फोर्सेज एक फोर्स लग रही है डीएम इंटू ए, जो कि नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन की है।
इस डीएम इंटू ए को मैं बोलूंगा एक नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन की फोर्स लग रही है। जरूरी नहीं ना कि खाली इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन की फोर्सेस लग रही हो, बट तुम जो नॉर्मली 99% ऑफ दी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे ना, वो 99% ऑफ दी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस के अंदर आपको कंडक्टर को चार्ज दिया होगा और उसके आसपास चार्ज्ड बॉडीज ही रखी होंगी। तो जब कंडक्टर को चार्ज रखा होगा और चार्ज बॉडीज ही रखी होंगी, तो ये जो एडिशनल फोर्स डेवलप हो रही है ना बाहर से, वो भी वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन इलेक्ट्रोस्टैटिक की नेचर। होगी। तो जब मैं नेट फोर्स जीरो बोलूंगा तो उसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बोलने से भी काम चल जाएगा। ठीक है। लेकिन आपने असली बात क्या समझनी है कि कंडक्टर के ऊपर नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए, एंड दैट नेट फोर्स इंक्लूड्स ऑल फोर्सेस, दे मे बी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन, दे मे बी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन। अगले ना दो चैप्टर बहुत फंडू है, कैपेसिटर्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का चैप्टर आएगा। ये हाँ वाला, ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, बहुत काम आएगा, उसके बिना काम चलेगा नहीं तुम्हारा। ठीक है। सर, अगले दो मतलब करंट, इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटर क्या है? हाँ, कैपेसिटर और करंट इलेक्ट्रिसिटी मैं कह रहा हूँ ये बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स हैं, इसके अंदर ये वाली नॉलेज बहुत जरूरी है। जो अच्छे क्वेश्चंस आएंगे ना इसके, उसके हम्म। अंदर बहुत मतलब थियोरेटिकली बहुत साउंड होना पड़ेगा तुम्हें, तो ये यस। चीज तेरे को कंडक्टर्स का बेसिक मॉडल समझ में आ जाएगा तो फिर तू सारी चीजें सॉल्व कर पाएगी। ओके सर। ये समझ में आ गया। हाँ जी सर। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई MA/E, और इस वैल्यू को देख के मेरे को पता चल रहा है कि ये मेरे डीएम एलिमेंट की, ये जो मैंने डिफरेंशियल एलिमेंट लिया था उसकी पोजीशन पे तो डिपेंड कर नहीं रही। नहीं। इसका मतलब ये यूनिफॉर्म है, हाँ। तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई होगी इसके अंदर। ठीक। ओके सर। कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा इसके अंदर? E/D सर। E/डी, डी डी सर, डिस्टेंस जो इनके बीच में है। एल, एल। तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा E/L। हम्म। ठीक है सर। तो फिर से वही बात, नॉर्मली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको ये बात याद करवाई जाती है कि अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है और कंडक्टर एक इक्वी पोटेंशियल बॉडी की तरह बिहेव करता है। यस सर। बट यहाँ पे हम पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल रहे हैं ना, हाँ। तो यहाँ पे अगेन रीजन वही है, यहाँ पे एक एडिशनल फोर्स प्रेजेंट है DM/A विच इज ऑफ नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन, है ना। तो अगर तो केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस का इफेक्ट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी और पोटेंशियल सब जगह पे कांस्टेंट होगा, सेम होगा। लेकिन अगर कोई नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन की फोर्स एक्स्ट्रा बाहर से आ गई, फिर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिखाई देगी और पोटेंशियल डिफरेंस भी दिखाई देगा। अच्छा। ठीक है सर। ठीक है, नोट कर हम्म, लीजिए। 1 मिनट कर रही।
यस सर। एक क्वेश्चन है, एक डिस्क है हमारे पास, रेडियस आर, और इस डिस्क को हमने कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से स्पिन करना शुरू कर दिया। कंडक्टिंग डिस्क है, इसके सेंटर और सरकमफ्रेंस के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। गिवन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज m, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज e, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, रेडियस ऑफ द डिस्क r। सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो m/e⍵² r होगा। ठीक है, किधर को होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन? r क्या लेना है इसमें? सेंटर से पॉइंट तक। ये नहीं हम्म सर, स्मॉल r तो वो है। तो आप बोलो कि अगर मैं सेंटर से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट लूं तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी m⍵²r/e, हाँ और ये किधर डायरेक्टेड होगी? सर, अंदर की तरफ। अंदर की तरफ, बिल्कुल सही है। तो दिस विल बी डायरेक्टेड इनवर्ड्स। और सर इसमें मतलब इंदर की इम्पैक्ट। तरफ क्यों डायरेक्टेड? अच्छा ये बता दे। सर क्योंकि अगर हम एफबीडी बनाएंगे तो dm⍵² बाहर लग रहा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए तो अंदर ही फोर्स लगेगा। बेटे कि एक नेगेटिव चार्ज का बनाया तूने या पॉजिटिव चार्ज का बनाया? पॉजिटिव। ये जो एफबीडी हम बनाते हैं ये हम फ्लूइड का बनाते हैं, ठीक है जी। हाँ और फ्लूइड कौन है? नेगेटिव है, सॉरी। नेगेटिव है। हाँ इसको ऐसे भी समझ कि जब मैं इसको घुमाऊंगा तो इसका फ्लूइड बाहर की तरफ थ्रो हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल एक्शन में, हाँ हाँ। तो इसके इलेक्ट्रॉन्स दे विल बी थ्रोन आउटवर्ड। यस सर। तो बाहर की तरफ नेगेटिव चार्ज डेवलप होने वाला है, ठीक है। हाँ जी सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगी, हम्म अंदर से बाहर की तरफ। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगी, बट वो जो फोर्स आ रही होगी वो नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक था। फील्ड की वजह से अंदर की तरफ आ रही होगी। हाँ ठीक है सर। फिर अब आगे। m⍵²r²/2e हो जाएगा सर, डेल्टा वी। m⍵²r²/2e आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी सेंटर एंड दी सर्कमफ्रेंस, ठीक है। यस सर। ठीक है, ये दोनों एग्जांपल्स हो गए जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं थी, पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं था। इससे आगे ज्यादातर जो हम सिचुएशंस लेंगे उसमें केवल और केवल चार्जेस का ही इफेक्ट लेंगे। तो वहां पर हम क्या लिखेंगे? तो व्हेन ए कंडक्टर इज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक
electrostatic equilibrium under the action of electrostatic forces alone, मतलब और किसी दूसरे टाइप की फोर्स नहीं है। When a conductor is in equilibrium under the action of electrostatic forces alone, then Net flow at zero. every point in the conducting region, net electric field जीरो होगी। और इसका मतलब है कि जितना का जितना पूरा कंडक्टिंग रीजन है वो एक कांस्टेंट पोटेंशियल पर होगा। entire conducting region will be at same potential। अब एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि ये कोई भी कंडक्टिंग रीजन है, कुछ भी इरेगुलर शेप एंड साइज का, और ये कंडक्टिंग रीजन अगर केवल और केवल इलेक्ट्रिकल फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के इफेक्ट में इक्विलिब्रियम में है, तो इसके अंदर सभी जगह पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। और अगर सभी जगह पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी तो पूरी की पूरी कंडक्टिंग स्पेस में सभी जगह का पोटेंशियल एक दूसरे के बराबर आएगा। ठीक है, जब सभी जगह का पोटेंशियल एक दूसरे के बराबर आएगा तो यहाँ से और एक बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग कंक्लूजन निकाल सकते हैं। वो कंक्लूजन समझें आप ध्यान से कि इस कंडक्टिंग रीजन के अंदर मैं कहीं पर भी एक गॉसियन सरफेस बनाऊं तो इस गॉसियन सरफेस मतलब जो एक वॉल्यूम को इनक्लोज करता होगा ना। यस सर। अगर मैं यहाँ पर एक कहीं पर भी एक गॉसियन सरफेस बनाऊं, then at every point on the Gaussian surface Net is zero. electric field is zero, and therefore QM. integral E dot ds is zero, and therefore the charge enclosed is zero। Yes sir. चार्ज इनक्लोज जीरो का मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर चार्ज ही नहीं है। चार्ज Net. का मतलब जीरो है कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। लेकिन अगर मैं इस गॉसियन सरफेस का साइज छोटा 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 करता चला जाऊं, ये कंडीशन तब भी वैलिड रहेगी। हाँ जी सर। तो इसका मतलब चार्ज इनक्लोज जीरो कहने से साथ साथ ये भी कहा जा सकता है कि किसी भी पॉइंट पर कोई चार्ज नहीं है तो चार्ज है ही नहीं। हर पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज सुपर इम्पोज हुआ हुआ उतने ही नेगेटिव चार्ज से, सो देयर इज नो चार्ज एट एनी पॉइंट इन द कंडक्टिंग स्पेस। Yes sir. So there is no net charge at any point in the conducting space। ठीक है, ठीक है सर। इस एग्जांपल में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी। हाँ। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी तो अगर मैं कोई गॉसियन बॉक्स बनाता तो उसका फ्लक्स जीरो आता ही, क्योंकि जितनी फील्ड इधर से एंटर कर रही थी उतनी इधर से बाहर निकल रही होती। यस सर। तो इसमें भी मैं ये क्लेम कर सकता था कि किसी भी पॉइंट पर कोई नेट चार्ज नहीं होगा, केवल सरकमफ्रेंस, केवल ये एंड फेसिस पे होगा। केवल एंड फेसेस पे चार्ज चार्ज। होगा, बीच में नहीं होगा। ठीक है। परंतु ये वाला जो डिस्क वाला केस है, हम्म। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल डिस्टेंस आर का फंक्शन है, इसमें ऐसा नहीं होगा। कोई जरूरी नहीं है इस डिस्क को ना एक फाइनाइट थिकनेस के, यस सर, क्योंकि फील्ड वो नहीं है कांस्टेंट। तो इस डिस्क को एक फाइनाइट थिकनेस का मान ले और थिकनेस मान लेते हैं इसकी टी, रेडियस इसका है आर। हमने इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट की हुई है।
एम ओमेगा स्क्वायर आर बाई ई, है ना। यस सर। तो अगर मैं एक इस डिस्क के अंदर एक गॉसियन सिलेंडर बनाऊं आर रेडियस का, टी थिकनेस का, है ना, हम्म। एक हम्म। हाइपोथेटिकल गॉसियन सिलिंड्रिकल सरफेस बना रहा हूँ उस डिस्क के अंदर, बनाया बाहर है मैंने, वो अंदर है उसके, ठीक है। ठीक है। तो इसके साथ कितना फ्लक्स होगा? एम ओमेगा स्क्वायर आर बाई ई इंटू 2 पाई आर टी। इंटू 2 पाई आर टी, इतना फ्लक्स हो जाएगा। हम्म। इसको चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर कर दूं। हाँ तो कुछ आ रहा है चार्ज। तो यहाँ से चार्ज आ गया मेरे पास, टू हम्म। पाई एप्सिलॉन नॉट एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर टी बाई ई, है ना। यस सर। तो अब ऐसे क्वेश्चन हमने गॉस लॉ में किए हुए हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दी होती है और स्पेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी होती है। हाँ। तो मुझे बता सकते हैं यहाँ पे रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ रेडियस आर कितनी, रेडियल डिस्टेंस आर कितनी आएगी? यहाँ यस। पे चार्ज आ रहा है तो यहाँ पे तो है नहीं ऐसा कि भैया चार्ज इनक्लोज नहीं है। हाँ चार्ज एनक्लोज सिर्फ पॉजिटिव ही है। हाँ, डिस्क में क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज वाज थ्रोन आउटवर्ड। हाँ तो अंदर बाहर पॉजिटिव ही रह गया। तो नेगेटिव चार्ज इज थ्रोन आउटवर्ड, तो नेगेटिव चार्ज सरकमफ्रेंस पे है और ये वाली सारी स्पेस में पॉजिटिव चार्ज है। और क्योंकि इसमें चार्ज की जो बाहर की तरफ शिफ्टिंग हुई है ना, हाँ। यूनिफॉर्म नहीं हुई सब जगह पे, तो कहीं से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज अनकवर हुआ है, कहीं से कम अनकवर हुआ है, इसलिए आपको सारी स्पेस में डिस्क के अंदर वाले सारे रीजन में आपको चार्ज की डेंसिटी दिखाई दे रही है और वो हर जगह पे अलग अलग हो सकती है। ठीक है। तो वो निकालनी है कितनी है। यस। सर डी क्यू बाई डी वी टू एप्सिलॉन नॉट एम ओमेगा स्क्वायर बाई ई। आर से इंडिपेंडेंट आ गया, हाँ। तो इसका मतलब यूनिफॉर्म रो मिलेगा अपने को, है ना। हाँ रो यूनिफॉर्म है। तो इसका मतलब अच्छा, यहाँ से आर डिस्टेंस पे रो निकाला तुमने, तो डी क्यू बाई डीवी, डीवी कितना लिया तूने? 2 पाई आर टी डी आर। 2 पाई आर डी आर इंटू टी, ठीक है। और डी क्यू यहाँ से निकाल लिया तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम ओमेगा स्क्वायर आर टी बाई ई, इसको यस। डी से डिवाइड कर दिया, 2 पाई आर डी आर
ऊपर डी आर भी। एक ऊपर भी डी आर आएगा, आर कैंसिल हो गया, टी भी कैंसिल हो गया, टू पाई भी कैंसिल। इंडिपेंडेंट आ गया। हाँ ठीक है, तो टू एप्सिलॉन नॉट एम ओमेगा स्क्वायर बाय ई, आर भी है ना। यस सर। तो एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तो इसमें क्या हुआ बेसिकली, नेगेटिव चार्ज सीधे एंड्स पे है और बाकी सारे में पॉजिटिव चार्ज है। अब हम्म। को रो मिल गया तो आप ये निकाल सकते हो बाहर कितना नेट नेगेटिव चार्ज आ गया होगा, क्योंकि टोटल चार्ज 0 है। हाँ पूरे का। तो आप यहाँ वाले गॉसियन सरफेस जो जस्ट इसकी सरकमफ्रेंस के अंदर है, उसका हाँ टोटल चार्ज एनक्लोज निकाल लो, तो इसमें आर को कैपिटल आर पुट करके उतना ही नेगेटिव चार्ज इसके नेगेटिव। सरफेस पे स्प्रेड होगा। ठीक, ठीक है। ठीक है। आप ये भी निकाल पा रहे हो कि बाहर कितना नेगेटिव चार्ज आ गया होगा सरफेस पे। ठीक, यस सर। हम वापस आ जाते हैं इस कॉन्सेप्ट पे जो बात हो रही थी कि व्हेन अ कंडक्टर इज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस अलोन, देन एट एवरी पॉइंट इन द कंडक्टर ई नेट इज जीरो, सारे में पोटेंशियल सेम होगा। और अगर मैं किसी भी पॉइंट की बात करूं तो उस पे नेट चार्ज 0 होगा। ठीक है, यस सर। इस आइडिया को यूज करेंगे हम। और अगर ये बात लिख रहा हूं नो नेट चार्ज एट एनी पॉइंट इन द कंडक्टिंग स्पेस, इसका मतलब है कि जो भी नेट चार्ज है वो कंडक्टर के सरफेस पे होगा। ठीक है। दैट मीन्स एनी अमाउंट ऑफ चार्ज, नेट चार्ज will always reside on the surface of the conductor। ठीक है, लिख लेते यस। हैं ये सारी बातें। यस सर। ये नोट कर लिया डिस्क वाला। हाँ जी। चलो, तो सारी चीजें इसी आइडिया के अराउंड रिवॉल्व करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होनी चाहिए, पोटेंशियल कांस्टेंट होना चाहिए और चार्ज होगा तो सरफेस पे होगा।
पहले साधारण एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। सपोज मेरे पास एक आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर है, आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर है एंड इट इज गिवन सम चार्ज। तो ये मेरे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है। आइसोलेटेड का मतलब है दुनिया में और कुछ नहीं है, और ये एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है और इसको हमने चार्ज दे दिया है। चार्ज दे दिया का मतलब है कि इसके अंदर बैलेंस खराब कर दिया मैंने, इसका नेट पॉजिटिव चार्ज और नेट नेगेटिव चार्ज बराबर नहीं है। अब अगर ये इक्विलिब्रियम में है, जब मैं इसका चार्ज डिस्टर्ब करूंगा तो अल्टीमेटली चार्ज सेटल डाउन हो जाएगा और फाइनली एक इक्विलिब्रियम की स्टेट आ जाएगी जिसमें चार्ज मूव करना बंद कर देगा। अब जब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ जाएगी तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि अगर इस सारी कंडक्टिंग स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, दैट मीन्स जो भी इसको चार्ज दिया वो इसके सरफेस पे रिजाइड करेगा। तो यस अगर सर। मैंने इसको नेट पॉजिटिव चार्ज दिया है तो अपने को इसके सरफेस पे नेट पॉजिटिव चार्ज दिखाई देगा। अगर हमने इसको नेट नेगेटिव चार्ज दिया है तो इसके सरफेस पे नेट नेगेटिव चार्ज दिखाई देगा, लेकिन दिखाई सरफेस पे ही देगा। हाँ। ये आप गॉस लॉ से जस्टिफाई कर सकते हो, है ना। यस सर। इसके बाद हम ये सोचना चाहते हैं कि इस चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होगी। तो मेरे को चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। अब यहाँ पे हम इस सारी स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, वहां से ये प्रूव नहीं कर सकते आसानी से कि इसके सरफेस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। लेकिन हमें ऑलरेडी ये प्रूव करना आता है कि अगर सरफेस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। हाँ। तो मैं ये कह रहा हूं कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो यहां से ये नहीं प्रूव कर पाएंगे कि इसके सरफेस पे चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड है। परंतु अगर मुझे पहले से पता हो कि सरफेस पे चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड है तो आई नो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। यहाँ पे मैं एक क्लेम कर रहा हूँ और वो क्लेम ये है कि फॉर गिवन कॉन्फ़िगरेशन एक ही चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, दो नहीं हो सकती। तो अगर मेरे को एक चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन मालूम है जिसकी वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आती है, तो मैं ये क्लेम कर रहा हूं कि वही होगी, दूसरी नहीं हो सकती। यूनिक होगी ये क्यों? ऐसा क्यों होगा सर कि यूनिक ही होगी? हाँ, जिसको इसको यूनिकनेस थ्योरम बोलते हैं। तूने सुनी हुई है इसलिए तूने यूनिक वर्ड यूज किया है ना। यस सर, नहीं थ्योरम का नाम नहीं सुना बट ऐसा ही एक होगा। हाँ, तो द आइडिया इज कि इसको, मतलब मैं बहुत ज्यादा तेरे को इलेबोरेट करके नहीं समझा सकता, लेकिन एक बात बता सकता हूँ कि अगर तुम्हारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, हाँ। जैसे तेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसका सॉल्यूशन निकालना है तूने। हम्म। तो इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, ये सारे इसके सॉल्यूशन है जिसमें c कैन हैव एनी वैल्यू, यस सर। है ना। हाँ। अब तेरे को गॉस लॉ याद है डिफरेंशियल फॉर्म में? ऐसा हम्म। डेल बाय डेल एक्स ऑफ ई एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई ऑफ ई वाई प्लस डेल बाय डेल जेड ऑफ ई जेड इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। यस। अब मेरे को पता है इस सारी स्पेस में रो जीरो है, हाँ। तो मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है डेल बाय डेल एक्स ऑफ ई एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई ऑफ ई वाई प्लस डेल बाय डेल जेड ऑफ ई जेड इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। ठीक है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन के इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, जैसे कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन के हैं। हाँ। ये तो गिवन था अपने को, लेकिन सी इज आर्बिट्रेरी, है ना। यस सर। तो सी की बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, तो इनफाइनाइट हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं एक बाउंड्री कंडीशन लगा दूं, बाउंड्री कंडीशन क्या है कि जब x की वैल्यू जीरो है तो y की वैल्यू सपोज वन है, तो अब तो मैं सी निकाल सकता हूँ ना। यस सर। तो सी वन आ गया। हाँ।
और अब मेरे पास एक यूनिक सोल्यूशन आ गया इसका। पर एक्स वाई तो इनफाइनाइट हो सकते हैं सर। नहीं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन की बात हो रही है। हाँ यस सर, वो तो एक ही। एक आ गया ना। हाँ डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन तो यूनिक आ गया ना भैया, ये फंक्शन होगा जो इस ठीक है। डिफरेंशियल को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो और साथ में एक बाउंड्री कंडीशन हो, तो यूनिक आ गई। तो मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है कि सारी स्पेस में रो जीरो है, हाँ और एक बाउंड्री कंडीशन है कि चार्ज इस रेडियल डिस्टेंस आर वाले स्फीयर पे लाई करता है, ये बाउंड्री कंडीशन है। मेरे पास क्या बाउंड्री कंडीशन है? रो की वैल्यू जीरो होगी बाकी सब जगह पे, लेकिन रो की वैल्यू नॉन जीरो होगी, और और वो क्यू के बराबर होगी जब रो की रेडियल डिस्टेंस आर होगा, वो बाउंड्री कंडीशन है। तो आर ठीक। डिफरेंशियल इक्वेशन अलोंग विद द बाउंड्री कंडीशन विल गिव मी यूनिक आंसर। ओके सर। ठीक है, इसको यस। बोलते हैं यूनिकनेस थ्योरम। तो यूनिकनेस थ्योरम क्या कहती है कि सपोज आपके पास एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हैं, और आपको चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मालूम, आपको स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है कैसे वेरी कर रही है। हम्म। तो अगर आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, गेस कर सकते हो, या रिवर्स वेरीफाई कर सकते हो, और आप तुक्का मार सकते हो कि भैया ऐसी अगर मैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बना लूं तो वो इस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा, तो वही आंसर है। अच्छा। मतलब ये कह रहा है कि जरूरी नहीं है कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करके ही सॉल्व करो। आप तुक्के मार के उसका आंसर गेस कर लो, वेरीफाई करके देख लो कि वो उसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं, अगर वो करता है तो वही उसका आंसर है, ओके सर। प्रोवाइडेड वो सारी बाउंड्री कंडीशंस को सेटिस्फाई करता हो। हम्म। ऐसा मैथ्स में करते हैं हम डिफरेंशियल इक्वेशंस में। यस सर। सभी डिफरेंशियल इक्वेशंस को इंटीग्रेट करके सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन हम उसको गेस करके, अंदाजा लगा के, वेरीफाई करके देख लेते हैं कि यार ये इसका सोल्यूशन लग रहा है, जैसे कि मैंने आपको डैम्ड एसएच में करके दिखाया था। यस सर, हमने पहले इक्वेशन ले ही ली थी। हाँ, हमने गेस कर रही थी कि देख ऐसा सा आंसर होगा, और हमने वेरीफाई करके देखा था कि ये इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। यस सर। वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है तो मान लेते भाई यही आंसर है, दूसरा नहीं हो सकता। हम्म। ये वही बात है, ठीक है। यस सर, नोट करना है।
यस सर। तो अगर मैंने एक कंडक्टिंग स्फीयर लिया आइसोलेटेड, पूरी दुनिया में और कुछ नहीं, और इसको चार्ज दे दिया क्यू, तो एक तो मेरे को बेसिक आइडिया तो ये है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी चाहिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी तो अंदर चार्ज भी नहीं होगा, और चार्ज केवल इसके सरफेस पे होगा। अब मैं ये जानता हूं कि अगर एक स्फेयर पे सरफेस पे यूनिफॉर्मली चार्ज स्प्रेड कर दिया जाए तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आती है। तो सिंस आई नो दैट दिस इज वन ऑफ द सॉल्यूशन, देन आई विल क्लेम दैट दिस इज द सॉल्यूशन। ओके सर। सो सिंस a charge spread uniformly over the surface of a sphere gives E is equal to 0 in the entire spherical region. So charge must be distributed in this manner. ठीक है? यस सर। इसका मतलब आप एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर लेके उसको चार्ज दो, आप एक सॉलिड चार्ज स्फीयर लो, कंडक्टिंग स्फीयर लो, और उसको चार्ज दो, तो वो चार्ज उसके सरफेस पे ही रिसाइड करेगा एंड इट विल बिहेव लाइक अ यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर ऑफ चार्ज। इसलिए गॉस लॉ में हम सबसे पहले ये पढ़ते हैं, देखो भैया कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, उसके बाद उसको हम यूज करेंगे कि देखो अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है तो हम चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ओके सर। अब अगर मैं एक न्यूट्रल कंडक्टर लूं और इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं, प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड, इसका एक एग्जांपल लेता हूं, दो एग्जांपल लूंगा। एक एग्जांपल लेता हूं जिसमें मैं दो नॉन कंडक्टिंग प्लेट्स लेता हूं, काफी लार्ज एरिया की, यस। उनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म मानी जा सकती है, प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा। और अगर ये दोनों लार्ज प्लेट्स हैं तो मैं यहाँ पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करते हुए मान सकता हूँ, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा बाई नॉट एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब हम क्या करते हैं, एक मेटेलिक स्फीयर लेकर आते हैं और इस मेटेलिक स्फीयर को इन दोनों प्लेट्स के बीच में रख देते हैं। इसको मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। तो जब मैंने इसको यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, तो जब इस मेटल स्फीयर को यहाँ रखूंगा तो इस मेटल स्फीयर के ऊपर जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करेगी तो उसके अंदर एक चार्ज की रीडिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगी, क्योंकि मोमेंटेरली उसके चार्जेस का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा जब मैं उस कंडक्टिंग स्फीयर को यहाँ रख दूंगा। तो पहले तो अकेला था दुनिया में वो, तो उसके चार्जेस को कोई कुछ कह नहीं रहा था, तो वो सारे पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के ऊपर पूरी तरीके से फैले हुए थे, और आपको कहीं कोई चार्ज नहीं दिख रहा था, कहीं कोई फील्ड नहीं दिख रही थी। अब आपने इसके चार्जेस के ऊपर बाहर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट जो हमने लगाई हुई है, ठीक है। उसकी वजह से इसके चार्जेस का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। अब ध्यान से सुन जरा, जब मैंने ये बोला कि मैंने इस मेटल स्फीयर को अंदर रख दिया, तो मतलब बताया नहीं मैंने, मतलब लेकिन इसको पकड़ के ही रखूंगा ना, हवा में छोड़ थोड़ा दूंगा। इट इज नॉट सस्पेंडेड फ्रीली, इट इज हेल्ड इन दैट पोजिशन। यस सर। ठीक है, इट इज नॉट सस्पेंडेड फ्रीली, इट इज हेल्ड इन दिस पोजीशन। तो मैंने इसको होल्ड करके रखा हुआ है इस पोजीशन में। तो ऐसे समझ लें कि इसको किसी इंसुलेटिंग स्टैंड पे फिक्स कर दिया टाइप्स। ठीक तो है। जब मैंने इस स्फीयर को पकड़ के रखा हुआ है
तो इसका मतलब मैंने उस पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी को पकड़ के रखा हुआ, जिसके अंदर एक नेगेटिव चार्ज का फ्लूइड है, और वो फ्लूइड मूव कर सकता है, मतलब मैंने कंटेनर को होल्ड किया हुआ। हाँ। तो इसको मैंने किसी इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर फिक्स कर रखा, मतलब इसकी पॉजिटिव चार्ज को होल्ड करके रखा हुआ, लेकिन इसका नेगेटिव चार्ज का इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब हो जाएगा ना, अंडर यस। द ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रेजेंट थी यहाँ पे, ये ई नॉट जो लग रही थी, तो लेफ्ट में आएगा। नेगेटिव चार्ज लेफ्ट में आना शुरू हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज राइट में आना शुरू हो जाएगा, अनलेस एक नई इक्विलिब्रियम की स्टेट ना आ जाए। यस सर। थोड़ी देर बाद एक नई इक्विलिब्रियम की स्टेट आ जाएगी और अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। अब जब ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो हो जाएगी, तो हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर किसी भी पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट लग रही है, जो कि एक्सटर्नल फील्ड है, यस सर। और एक इंड्यूस चार्ज वाली भी इतनी होगी। और एक इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से फील्ड होगी, जो कि इससे ऑपोजिट चार्ज डायरेक्शन में होनी चाहिए। यस सर। ये ई इंड्यूस को इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बोलना आपने, इसको हम बोलना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस, ठीक है? यस सर। क्योंकि आगे जाके ना एक और टर्म आएगी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के तो चैप्टर में ये आएगी, मालूम आती। यस। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए जीरो। हम्म। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस की वैल्यू भी एग्जैक्ट सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आएगी, यस सर। और सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आएगी मतलब पोजीशन पे डिपेंड नहीं कर रही है। नहीं तो यूनिफॉर्म है। इसका मतलब जो ये चार्जेस इंड्यूस हुए हैं, ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं। यस सर। क्या तुझे मालूम है कोई ऐसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्फीयर के अंदर, जो स्फीयर के अंदर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सके? कभी देखी है ऐसी कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो स्फीयर के अंदर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सके? वही हो सकता है कि आधे पे नेगेटिव हो आधे पे पॉजिटिव हो। कैसा यूनिफॉर्म? हाँ। ना। तो ईरोडो में 16 17 18 नंबर क्वेश्चन किए हैं तूने, वो 3 गंदे गंदे क्वेश्चन है। सर वो 15 तक ही किए थे तब। हाँ, वो 3 क्वेश्चन रह गए ना। यस सर। अगर मैं एक यूनिफॉर्म प्लस रो के ऊपर यूनिफॉर्म माइनस रो से ऊपर इम्पोज कर दूं तो क्या होता है? तो जो सुपर इम्पोज वाला रीजन है उसमें एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, यस सर। याद है? यस सर ये याद। हमने ऐसा किया हुआ है कि अगर एक स्फीयर है प्लस रो का और उसमें एक कैविटी बना दी, तो कैविटी बनाने का मतलब है प्लस रो पे माइनस रो सुपर इम्पोज कर दिया, तो उस कैविटी के अंदर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। यस सर। अगर मैं इस माइनस रो वाले को इस प्लस रो के ऊपर सुपर इम्पोज कर दूं ऑलमोस्ट पूरा, ऑलमोस्ट। तो मेरे को एक स्फीयर मिल जाएगा जिसके अंदर पूरे में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, ओके सर। है ना? हाँ। तो अगर आप एक स्फीयर लो प्लस रो का और एक स्फीयर लो माइनस रो का, और वो माइनस रो का स्फीयर जस्ट उसके ऊपर है, थोड़ा सा ही गैप है माइनर सा, हाँ। तो हाँ। आपको एक स्फेरिकल रीजन मिल जाएगा जिसके अंदर पूरे में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। और ये तेरे को फील भी आ रही होगी, अरे जब मैंने इसको रखा तो वो पॉजिटिव स्फीयर तो यहीं रह गया और वो नेगेटिव स्फीयर हल्का सा लेफ्ट में शिफ्ट हो गया ना, हाँ। हाँ। और उससे हुई ना ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट यस है, सर। जो कि बैलेंस करेगी उसको, ठीक है? सर।
तो वी नो कि ऐसा होने वाला है, एंड जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर मिलेगी that will be equivalent to a positive sphere of charge superimposed with the negative sphere of charge slightly displaced with respect to the positive sphere of charge. ओके सर। ठीक है, और डिटेल भी निकाल सकते हैं लेकिन फिलहाल नहीं, बाद में बात करेंगे। तो 16 ठीक है, 17 18 नंबर क्वेश्चन ट्राई करियो, फिर बात करेंगे उसके बाद। ठीक है सर। अब यहाँ पे फाइनली जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो फाइनल पिक्चर में अपने क्या क्या दिख रहा होगा। तो फाइनल पिक्चर में अपने को दिख रहा होगा ये प्लस सिग्मा, ये माइनस सिग्मा, ये हमारा बीच में मेटेलिक स्फीयर, यहाँ सारे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई है। और अगर मैं इस रीजन में अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाऊं तो ध्यान से समझना, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई और पोटेंशियल सब जगह पे कांस्टेंट हो गया है। हाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो कंडक्टर के अंदर तो दिखाई नहीं देगी क्योंकि वहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। हाँ, नेट नहीं दिखाई देंगी बट हाँ, होंगी। हाँ नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा नेट को ही रिप्रेजेंट करने के लिए बनाई हाँ जाती है। हाँ हाँ, नहीं होंगी। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं दिखाएंगे, और बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स दिखाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो इसके सरफेस पे नॉर्मली टर्मिनेट होती हुई दिखाएंगे। हाँ, क्यों नॉर्मली क्यों दिखाएंगे? ताकि वो अलोंग कोई कंपोनेंट ना है, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 अलोंग। हाँ, अगर नॉर्मल है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई कंपोनेंट सरफेस के अलोंग नहीं है। यस सर। तो क्यों कोई नहीं चाहिए सरफेस के अलोंग? सर, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट उसके अलोंग हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा सरफेस पे। हाँ, इसको सीधी सी भाषा में ऐसे बोलो सर, इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे तो फील्ड परपेंडिकुलर ही होती है ना। यस सर। ये पूरा का पूरा कंडक्टर आपका एक इक्वी पोटेंशियल ऑब्जेक्ट है। हाँ। इसका जो सरफेस है वो एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। इक्वी यस। पोटेंशियल सरफेस के अलोंग तो फील्ड का कोई कंपोनेंट होगा नहीं ना। सरफेस के अलोंग चलोगे तो डीवी 0 होना चाहिए, तो ई डॉट डीएल 0 होना चाहिए। तो अगर आप डीएल को वेक्टर को सरफेस के अलोंग ले रहे हो तो ई डॉट डीएल 0 होने के लिए ई मस्ट बी परपेंडिकुलर टू डीएल। हम्म। समझ आई? यस सर। ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, अंदर इसकी हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड 0। ठीक है सर। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर मान लो स्टॉर्म आ रहा है, रेन स्टॉर्म्स आ रहे हैं, थंडर स्टॉर्म आ रहे हैं, और मतलब लाइटनिंग हो रही है, बिजली कड़क रही है, तो कार के अंदर बैठे रहना ज्यादा सेफ है या पेड़ के नीचे जाके खड़े होना ज्यादा सेफ है? कार के अंदर। क्यों? सर, क्योंकि वो शील्डिंग कर देती है। हाँ, तो ये जो आपके सामने अभी एग्जांपल है ये इसी चीज का है। अगर लाइटनिंग बोल्ट आपकी कार को स्ट्राइक करेगा हम्म। तो इसका मतलब आपकी कार की बॉडी को ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज मिल जाएगा। लेकिन कंडक्टर को जब हम चार्ज देते हैं तो वो सरफेस। चार्ज बहुत तेजी से स्प्रेड कर जाता है, और इस तरीके से स्प्रेड करता है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए। तो हाँ। आप तो 0 इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में ही बैठे रहोगे ना। यस सर। दूसरी चीज, अगर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो उस सारे रीजन में पोटेंशियल कांस्टेंट है। तो हाँ। आपका पोटेंशियल और कंडक्टर कार का पोटेंशियल सेम है, तो आप कार को टच भी कर लोगे तो आपको शॉक नहीं लगेगा। कार के अंदर बैठ के, बाहर खड़े होके नहीं टच करना। यस सर। ठीक है, अगर कार के ऊपर लाइटनिंग बोल्ट स्ट्राइक कर गया उसके बाद इफ यू आर सिटिंग इनसाइड यू कैन टच द बॉडी ऑफ द कार, यू विल नॉट हैव एनी इफेक्ट। बट अगर आप ग्राउंड पे खड़े हो बाहर जमीन पे तो आप तो हाँ। ग्राउंडेड हो, और फिर आप कार को टच करोगे तो जितना चार्ज कार की बॉडी पे था वो तुम्हारे थ्रू ग्राउंड में चला जाएगा, और यू विल रिसीव अ शॉक। यस सर। इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा क्योंकि इतना सारा चार्ज आपकी बॉडी से पास कर जाए। ठीक है, यस सर। तो ये जो फंडा है, यहाँ पे हम जो देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अब यहाँ पे क्या इंटरेस्टिंग क्या है, शील्डिंग का यूज क्या सही मायने में समझें,
तो यहाँ तो मैंने ये पूरा का पूरा जो कंडक्टर है वो सॉलिड कंडक्टर लिया था, और मैंने बोला था देखो भैया कंडक्टिंग स्पेस में सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं ये सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर लेने की बजाय हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर लेता, मतलब अब अंदर सारा रीजन कंडक्टिंग स्पेस नहीं है, केवल और केवल एक थिन वॉल है कंडक्टर की, और मैंने यही सिचुएशन क्रिएट की हुई थी कि ये दोनों प्लेट्स हैं और इस पे सिग्मा और माइनस सिग्मा चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है। तो भी सिचुएशन यही होती कि इसके इधर कुछ नेगेटिव चार्ज आ गया होता, इधर कुछ पॉजिटिव चार्ज आ गया होता, और यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी ही थी क्योंकि ये तो कंडक्टिंग रीजन है, ये जो मैंने शेड किया हुआ है। यस सर। बट यहाँ भी जीरो ही आएगी, जबकि ये कंडक्टिंग रीजन नहीं है, ये खाली जगह है। ठीक है, अब इसको जस्टिफाई कैसे करें? तो रिवर्स तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं। रिवर्स क्या है? मैं ये बोलता हूँ कि मैंने ये कंडक्टिंग स्फीयर रखा है यहाँ पे यस सर। और रीअरेंज होने दिया। जब एक बार रीअरेंज हो गया तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई। हाँ। अब ध्यान से समझो, अगर मैं यहाँ से थोड़ी सी खुदाई करके मटेरियल बाहर निकाल लूं, हम्म। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो मटेरियल वहां पे जो था पॉजिटिव और नेगेटिव, इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव मैंने खोद के बाहर हाँ। निकाल, तो वो तो फर्क नहीं पड़ेगा ना, हर पॉइंट पे नेट चार्ज तो जीरो ही है ना। हाँ, अभी भी और तब भी। ठीक है। अब भी हर पॉइंट पे नेट चार्ज जीरो है, और अब भी हर पॉइंट पे नेट चार्ज जीरो है इसमें, बस पहले यस। वहां पे कंडक्ट मटेरियल दिख रहा था, अब नहीं दिख रहा। हाँ हाँ। तो हम क्लेम कर लेंगे थियोरेटिकली कि भैया वो दोनों सिचुएशन आइडेंटिकली हैं, वहां पर भी तो नेट पॉइंट, हर पॉइंट पे नेट चार्ज जीरो ही है, तो उसको हटा दो वहां से, नहीं है आप ब्लैंक स्पेस देख लो तो क्या हो गया, है ना। यस सर। अगेन दिस इज काइंड ऑफ अ यूनिकनेस थ्योरम कि मुझे पता है कि भैया इसका ये सॉल्यूशन पॉसिबल है, तो ये सॉल्यूशन है। ठीक है, ओके। और ये फैराडे ने लाइव डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया था, उसने अपने आप को एक हॉलो केज के केज अंदर में। सस्पेंड कर लिया था, और उसने हम्म। बोला था आप इस केज को जितनी मर्जी हाई वोल्टेज से कनेक्ट कर दो, मेरे को शॉक नहीं लगने वाला। यस सर। So he demonstrated this. So he suspended himself with the help of an insulating thread to the body of this. तो यहाँ से वो लटक गया था, और उसने कहा आप इसको जितना मर्जी चार्ज ले लो, मेरे को कुछ नहीं होगा। तो ये शील्डिंग है, इसको बोलते हैं शील्डिंग। द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर इज shielded from the electrical influence of the charges present on the exterior side. अंदर वाले चार्जेस, अंदर वाली स्पेस का बाहर वाली स्पेस में प्रेजेंट चार्जेस से कोई इंटरेक्शन नहीं होता। ठीक है सर। तो जब बाहर वाले चार्जेस का असर अंदर नहीं होता, तो अंदर वाले का बाहर भी नहीं होगा ना। जब ए बी पे फोर्स लगाए तो बी ए पे क्यों लगाएगा? ठीक है। तो इसका रिवर्स भी ट्रू है कि द एक्सटीरियर ऑफ द कंडक्टर इज शील्डेड फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस ऑफ द चार्जेस प्रेजेंट इन द इंटीरियर। मतलब जो न्यूट्रलिटी मेंटेन की हुई है अंदर, वो उससे शील्डेड है बाहर वाला। न्यूट्रलिटी नहीं, अंदर मैं न्यूट्रलिटी ना भी रखूं, एक और सिचुएशन लेता हूं मैं एक कंडक्टिंग स्फीयर लेता हूं। हम्म। ये कंडक्टिंग स्फीयर है, हॉलो है, ठीक है। और इस हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर
मैं एक चार्ज रखा हुआ है, मैंने बाहर से लाके पहले से ही अंदर रख दिया था, उसके बाद मैंने कंडक्टिंग स्फीयर बनाया उसके राउंड। हाँ। बाय सम मींस आई हैव प्लेस्ड द चार्ज क्यू हियर। ओके। तो जब मैं यहाँ पर चार्ज रखूंगा क्यू, तो इस चार्ज क्यू की वजह से जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही थी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस कंडक्टर के चार्जेस में एक सेपरेशन क्रिएट हो जाएगी, और इसके नेगेटिव चार्जेस इधर आ जाएंगे हाँ। और पॉजिटिव चार्जेस इधर आ जाएंगे, जब तक कि इस कंडक्टिंग रीजन में सभी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो जाती। यस सर। अब इस कंडक्टिंग रीजन में अगर सभी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई, तो मैं यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस बनाऊं, तो इस गॉसियन सरफेस का नेट चार्ज इनक्लोज जीरो होना चाहिए। यस सर। तो अगर इसका नेट चार्ज जीरो होना चाहिए, तो इसका मतलब एक तो मेरे को क्यू चार्ज दिख ही रहा है इसके अंदर, हाँ, तो वो जो इनर पेरिफेरी वाला -Q। इसका मतलब यहाँ पर माइनस क्यू आना चाहिए। हम्म। तो अ माइनस क्यू चार्ज will reside on the inner surface, या और इसको बोल सकते हैं सरफेस ऑफ द कैविटी। यस। यहाँ पे रिजाइड करना चाहिए माइनस क्यू। अब इस क्यू चार्ज की फील्ड इस माइनस क्यू की एग्जैक्टली इक्वल एंड ऑपोजिट होगी बाहरी दुनिया में कहीं पर भी। क्यू चार्ज की फील्ड। एक हॉलो स्फीयर ऑफ चार्ज है माइनस क्यू, हाँ। एक सेंटर पे क्यू रखा हुआ है, तो यहाँ कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगी तो जीरो आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। क्योंकि ये माइनस क्यू अगर यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, हाँ। तो वो बाहर वाली दुनिया में एग्जैक्टली क्यू के इक्वल एंड ऑपोजिट फील्ड जनरेट करेगा। हाँ जी सर। और ये माइनस क्यू यूनिफॉर्मली स्प्रेड क्यों होना चाहिए? बिकॉज मुझे पता है कि ये जितना मेरा कंडक्टिंग रीजन है ये वाला, इस सारे के सारे कंडक्टिंग रीजन में मेरे को फील्ड जीरो चाहिए थी। तो यूनिफॉर्म ही होगा। जो कंडक्टर के बाहरी सरफेस पे चार्ज है, उसका असर तो अंदर आता नहीं। हाँ। तो यहाँ पर फील्ड, ये इंटरेस्टिंग नोट करने वाली चीज है बड़ी ध्यान से, कि ये जो कंडक्टिंग रीजन है, इसमें जो फील्ड जीरो होगी, वैसे तो कंडक्टर की बेसिक स्टेटमेंट है भाई नेट फील्ड जीरो चाहिए, मेरे को नहीं पता कैसे लाओ नेट फील्ड जीरो चाहिए मुझे। हाँ। लेकिन यहाँ पे एक एड ऑन स्टेटमेंट है। वो एड ऑन स्टेटमेंट ये है कि इसके इंटीरियर में जो चार्जेस प्रेजेंट हैं, उनकी वजह से अलग से फील्ड कैंसिल होनी चाहिए, और इसके एक्सटीरियर में जो चार्जेस प्रेजेंट है उनकी वजह से अलग से कैंसिल होनी चाहिए। मतलब दोनों अकेले जीरो। मतलब इस क्यू और इस माइनस क्यू का असर कैंसिल करके यहाँ फील्ड जीरो आई अलग से, और हाँ। ये जो बाहरी सरफेस पे क्यू आया, इसकी वजह से अंदर फील्ड जीरो आए अलग से। ठीक है सर। ये है शील्डिंग। हम्म। एक्सटीरियर का इफेक्ट अलग से लेना है, और इंटीरियर का इफेक्ट अलग से लेना है। यस। तो अब क्यू और माइनस क्यू की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तभी जीरो आएगी जब ये माइनस क्यू यूनिफॉर्मली स्प्रेड होगा। यस सर। तो दिस मस्ट बी यूनिफॉर्मली स्प्रेड, है ना? हम्म। और बाहरी क्यू की वजह से अंदर फील्ड जीरो कब आएगी? जब वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड होगा। यस सर। ठीक है, हाँ यहाँ तक क्लिक, फिर ऐड ऑन करते हैं इसमें। सर, एक बार प्रीवियस पेज दिखा दूँ। हम्म। वो लिख लिया था प्लस दो चार्जेस की सुपर पोजिशन वाला, ये कहाँ गया? अच्छा अच्छा, हाँ। यस सर, यस सर।
फिर नेक्स्ट पेज दिखा दो। ऐसे थोड़ा सा नीचे कर दी।
यस ठीक है, तो तूने थ्योरी पढ़ी कहीं से इसकी कि नहीं? सर, मैंने एनसीईआरटी और यूनिवर्सिटी फिजिक्स पढ़ी थी, बट मुझे ज्यादा समझ नहीं आया था। एनसीईआरटी और यूनिवर्सिटी फिजिक्स थोड़ी थोड़ी। हाँ, यूनिवर्सिटी फिजिक्स पढ़े एक बार ढंग से। सर, उसमें एक चैप्टर था वो जिसमें वही यही सब फैराडे केज वाला था, वो तो पढ़ लिया था मैंने, बट उसमें अच्छा नहीं लगा। चल ठीक है, करेंगे काम इस पे। अभी तो मेरी आगे क्लास है, फिर देखते हैं। यस सर। सर, कल आप फ्री हैं? कल एक बार मैसेज करके देख ले बेटे, फ्री होऊंगा तो मैं ले लूंगा क्लास। यस सर। ठीक है, थैंक यू सर। इरोडो में कौन से क्वेश्चंस करने हैं? ईरोडोम में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहले 50 क्वेश्चन कर सकते हैं। पहले 50? तूने 15 तक कर लिए ना? डाइपोल हाँ। वगैरह सब पढ़ा हुआ है ना तूने? यस सर। अगर तूने प्रैक्टिस करनी है तो 50 तक कर ले। सर, एसबीटी से पहले इरोडो? हाँ, एसबीटी से पहले कर ले ईरोडो, धीरे धीरे करके। जरूरी नहीं है एक साथ 50 करने, लेकिन रोज के 5 क्वेश्चन कर ले, हो जाएंगे हफ्ते में बाकी के क्वेश्चन। और सर, कैपेसिटेंस में भी है, जैसे कि वो अलग दिए हुए हैं। हाँ, कैपेसिटेंस तो कैपेसिटेंस में मैं बताऊंगा बेटे, कैपेसिटेंस में सारे नहीं करने ईरोडो में से। ठीक है बहुत सर। सारी चीजें। कैपेसिटेंस भी आपसे ही पढ़ना है सर? ठीक है, अभी पहले कंडक्टर्स पढ़ेंगे तभी कैपेसिटर्स कर पाएंगे, उससे पहले हो ही नहीं पाएगा। तो सर, कल क्लास रख लीजिए। ठीक है, कोशिश करता हूँ। थैंक यू सर। बाय सर। बाय बेटा।